4 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर नगर निगम का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 3 दिन से जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद देखिए रंगेश्वर मंदिर बाजार से दुकानदारों ने अतिक्रमण जब नहीं हटाया तो आज निगम अधिकारियों ने व्यापक स्तर पर रास्तों पर किए गए पक्के अतिक्रमण को हटाया है, ध्वस्त किया है। रंगेश्वर मंदिर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से दुकानदारों ने अतिक्रमण करके 3-3 फीट तक सड़क पर दुकानें बढ़ा दी थी। आने जाने वाले श्रद्धालुओं को तकलीफें हो रही थी। अब इसी परेशानी के चलते इनको नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद जब खुद से हथौड़ा नहीं चलाया तो यहाँ पर प्राधिकरण का हथौड़ा चलाया। इसके 4-5 दिन पहले भी हमारी नगर निगम की टीम आई थी, हम भी आई और पुलिस बल के साथ अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया था। लेकिन जो स्थायी अतिक्रमण है, जहाँ इन्होंने दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर चबूतरा या इस तरह का बना करके पूरा अतिक्रमण किया हुआ है, तो उसी को हम लोग आज हटा रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। हापुड़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शोएब नाम के एक शख्स से पुलिस ने हाइड्रोक्लोरीन एसिड बरामद किया है। 38 किलो हाइड्रोक्लोरीन एसिड बरामद करने के बाद पुलिस ने 2 अन्य शोभित और विजेंद्र नाम के लोगों को 2.5 किलो विस्फोटक सामग्री गंधक के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों ही हरियाणा से केमिकल और विस्फोटक सामग्री लेकर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। के बाहर कार ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। हापुड़ पुलिस भी अलर्ट मोड में है। हापुड़ की पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों पर कार्रवाई की है। पहला शोएब नाम का एक शख्स है जो केमिकल लेकर आया था, हाइड्रोफ्लोराइक एसिड, उससे 38 किलो केमिकल बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने 2 लोगों को विस्फोटक सामग्री गंधक के साथ गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम कोतवाली में हैं और आप देख सकते हैं यहीं पर वो पुलिस ने कार्रवाई की है। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर आया हुआ है और जो अभी फिलहाल शुरुआती जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि जो औद्योगिक उत्पादन में है वो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, विस्फोटक सामग्री में केमिकल का इस्तेमाल होता है या नहीं, इस बात की अभी जांच चल रही है। इसके अलावा जो 2 लोग हैं शोभित और विजेंद्र, उनके पास से भी पुलिस ने 2.5 किलो गंधक बरामद किया है। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर है। तमाम संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है। उसको लेकर हापुड़ पुलिस नेशनल हाईवे के अलावा लिंक रोड जो नोएडा दिल्ली गाजियाबाद से अटैच होते हैं, वहां पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जाँच कर रही है। विपिन गिरी, न्यूज 18 हापुड़। और आइए बढ़ते हैं आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हुए दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजमहल की 3 लेयर सुरक्षा है और अब 3 जगहों पर पर्यटकों और सामान की चेकिंग हो रही है। पुलिस के अलावा एएसआई और सीआईएसएफ की चेकिंग चल रही है। संदिग्धों पर पैनी नजर है। आगरा के दूसरे स्मारकों, मंदिर, मस्जिद, होटल, हॉस्टल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों ने सभी जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जो हमारे सिक्योरिटी स्कीम सुरक्षा की है उसको लागू कर दी गई है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और जो हमारा सिकंदरा है, इन सब जगहों पर अतिरिक्त व्यवस्था हम लोगों ने की है। 24 घंटे के लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की जो अपनी तैनाती होती है, एसीपी वगैरह सब लोग उसको देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आतंकी घटनाओं से पहले भी जो लोग कभी आगरा से जुड़े हुए रहे हैं उस पर को भी हम लोग नजर रख रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगरा में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और लगातार चेकिंग की जा रही है। जो भी पर्यटक है या आम लोग हैं उनको रोका जा रहा है। ये जो तस्वीर है वो ताजमहल के पास की है और यहाँ पर जो भी पर्यटक हो, कोई भी कर्मचारी हो या फिर आम जनता हो, उन सभी की चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों की डिग्गी खोलकर चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। त्रिस्तरीय यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ठीक इसके बराबर में ही ताजमहल है। इसके अलावा यहाँ पे चेकिंग करने के साथ ही अलग से ताजमहल का प्रवेश हो या फिर सीआईएसएफ के लोग हों, वो भी अलग तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। हरदोई में एक स्कूल की बस
बिजली के खंभे से टकरा गई और हादसे में पोल टूटकर गिर गया। फुटपाथ पर खड़ी 2 बाइक खंभे की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि बस में सवार 20 बच्चे सुरक्षित हैं, साथ ही बिजली के तार बस पर नहीं गिरे। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बंद की गई है। पूरे मामले में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें ड्राइवर ने बस को बैक गियर में डाला और पीछे जाते हुए बिजली के पोल में टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपी बस ड्राइवर की तलाश में जुटी है। बस ड्राइवर फरार है। बढ़ते हैं आगे, फरीदाबाद की खबर आपको बताते हैं। फिरोजाबाद में बाइक से डीजल लेने जा रहे बाइक सवार युवकों को अज्ञात गाड़ी ने देर रात टक्कर मारी है और इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस शवों को पोस्टमार्टम में भेज के अब आगे की जांच कर रही है। मृतकों के परिजनों ने आरोपी ड्राइवर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। संभल से खबर, जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में रखे केमिकल ड्रम फटे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बड़ी जानकारी आपको संभल से दे रहे हैं, तस्वीरें भी देखिए अब आप। धमाका जोरदार हुआ है, दूर तक धमाके की आवाज और कंपन महसूस किया गया है। उधर इटावा से खबर, जहां पर रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक लड़के की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी गई। ये घटना बिठौली इलाके के बंसरी गांव की है। माधव सिंह की हत्या की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने शांत कराया। पुलिस की निगरानी में ही अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। रास्ते से निकलने के लिए उनको रंजिश थी, रंजिश मानते थे, जो विपक्षी पार्टी है। तो हमारा भाई निकलता था, उन्हें उससे दिक्कत होती थी और फिर उन्होंने उस दिक्कत की वजह से पहले हमारे 3 किलोमीटर पीछे आके हमारे घर पे हमला किया और फिर जब हमारा भाई उलाना देने गए, कौन तो हमसे जो बड़ी वाली 2 भाई थे, माधव सिंह जो खत्म हुए और मोहन सिंह, तो उन लोगों ने पूरा परिवार समेत मिलकर उन लोगों पे हमला किया। दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट। पुलिस एक कार की तलाश कर रही है और पूरी दिल्ली में संदिग्ध कार की तलाश की जा रही है। संदिग्ध वाहन फोर्ड इको स्पोर्ट्स बताई जा रही है। लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार की तलाश है दिल्ली पुलिस को। 5 टीमों का गठन किया गया है जो इस कार की तलाश कर रही है। आपको कार का नंबर भी बता देते हैं और यदि आप इस कार को देखें तो जरूर दिल्ली पुलिस को इत्तला करें। DL10CK 0458 दिल्ली नंबर की ये गाड़ी इको स्पोर्ट्स 10CK 0458 नंबर की कार दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। ये संदिग्ध कार है और इसका जो फास्टैग है वो उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसीलिए इस कार को ढूंढना बेहद महत्वपूर्ण है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे घायलों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान दौरे से देश लौटते ही PM ने घायलों से मुलाकात की है। देखिए, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, घायल 20 बताए जा रहे हैं लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं और एक एक का हाल जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका हाल जाना है और देखिए 20 लोग बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो घायल हुए थे। 30 इनकी संख्या थी, लेकिन कई लोग उपचार के बाद यहाँ से चले गए हैं जिन्हें हल्की मामूली सी चोटें आई थी। लेकिन देखिए जिनको गंभीर चोटें आई हैं, कहीं के सिर पर चोट आई है, कहीं के पैर पे, कहीं पे हाथ पर, उन सबको अस्पताल में भर्ती कर रखा है इस समय और उनका उपचार जारी है। PM ने सबका हाल जाना और डॉक्टर से भी इसके ऊपर जानकारी ली। अनूप गुप्ता और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनूप, प्रधानमंत्री भूटान दौरे से भारत लौटते ही सबसे पहले LNJP अस्पताल गए। 20 घायलों से उन्होंने हालचाल लिया है और अब से थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है 5:30 बजे CCS की बड़ी बैठक भी होने जा रही है जिसे PM मोदी अध्यक्षता करने जा रहे हैं, जिसकी इस पर संपूर्ण जानकारी। दिल्ली में क्या हलचल है अनूप? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पे थे। 2 दिवसीय दौरा था
और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचते हैं, वो दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद वो LNJP अस्पताल जाते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से लाल किले बम धमाका हुआ था और भूटान जाना पड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। भूटान की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि बहुत ही भारी मन से वो भूटान आए हैं, लेकिन उन्होंने वहां से संदेश भी दिया था कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेवार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली आते ही LNJP अस्पताल जाना, घायलों से उनका मुलाकात करना, और आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर के बाद 5:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पे कैबिनेट और CCS की बैठक होगी। इस बैठक में तमाम मसलों पर जो जांच प्रक्रिया कहां तक अभी तक पहुंची है, इसके अलावा आगे किस तरीके की रूपरेखा है, इसके अलावा गृह मंत्री चूंकि लगातार वो बैठक कर रहे हैं, तो जांच प्रक्रिया को लेकर एक ब्रीफिंग जो है वो गृह मंत्री की तरफ से भी की जाएगी। तो तमाम बातें हैं, इस पर 5:30 बजे की बैठक में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है ये, और क्योंकि देखिए जांच चल रही है और एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाई जा रही है। अनूप, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनका हालचाल जाना, और अब जो आगे NIA जांच कर रही है, किस तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं, किन किन की धरपकड़ की जा रही है, अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी की जा रही है लोगों की, और उनसे आगे के सुराग जुटाए जा रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर जो अब से थोड़ी देर के बाद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर चिंतन किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज की बैठक का यही एजेंडा रहने वाला है। देखिए, जिस तरह की घटना घटी है उसके अलावा उस मसले पर 2 मामले थे जिस पर ध्यान देना था। एक तो जो घायल हैं और संख्या में मौत ना हो, उनका इलाज तरीके से हो सके, ये एक बड़ी चुनौती थी, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचते ही वो LNJP अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर घायलों का इलाज हो रहा है, और वहां पर उनके सेहत का जायजा लेते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टरों की टीम है उनसे विचार विमर्श करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके की घटना घटी है, अब घटना घट गई है, अब लेकिन जो घटना का गुनहगार है, घटना के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, उनको किस तरीके से सजा दी जाए, उसको किस तरह से पकड़ा जाए, ये तमाम मसले हैं जो अभी जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का पूरा फोकस इसी दिशा में चल रहा है, चूंकि अब पूरी जो जांच की जिम्मेवारी हो NIA को सौंप दी गई है। ऐसे में जब आज CCS की बैठक होगी तो जाहिर सी बात है। शुक्रिया आपका अनूप जानकारी के लिए। तो भूटान की जमीन से PM मोदी ने संदेश दे दिया था हमलावरों को, जिन्होंने धमाका किया है, कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। और आज भारत लौटते ही LNJP अस्पताल पहुंच के घायलों से मुलाकात की, और अब से थोड़ी देर के बाद शाम 5:30 बजे CCS की महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान की तस्वीर आई है सामने। इस्लाम के नाम पर उकसाने वाली तकरीर करता था मौलवी इरफान। मौलाना के संपर्क में था डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल। तो डॉक्टर्स का ये गैंग जिन्होंने ये बड़ा धमाका साजिश के तहत दिल्ली में जो किया है, अब उसका मास्टरमाइंड आप देख रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दस नवंबर के धमाके का एक नया मास्टरमाइंड जो सामने आया, उसकी तस्वीर आपने देखी। देखिए, अब तक कहा जा रहा था कि ब्लास्ट की साजिश डॉक्टरों ने रची, लेकिन खुफिया सोर्सेस के मुताबिक आपको जानकारी दे रहे हैं, जिस मौलवी की तस्वीर आपने आपसे थोड़ी देर पहले देखी, यही मौल अब मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये नाम सामने आते ही एजेंसियां भी अब चौकन्ना हो गई हैं, क्योंकि खबर आई है कि मौलवी इरफान अहमद डॉक्टरों को कट्टरपंथी बना रहा था। दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड मौलवी ने बनाया डॉक्टरों को आतंकी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जरिए फैलाया
कट्टरपंथ। मौलवी ने किया डॉक्टरों का ब्रेन वॉश। सब सोच रहे थे दिल्ली धमाके के पीछे कुछ डॉक्टरों का हाथ था, लेकिन पता चला कि दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली धमाके के पीछे एक मौलवी का दिमाग था। मौलवी का नाम है इरफान अहमद, जिस पर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने और दिल्ली धमाकों की पूरी साजिश रचने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद ही था जिसने फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को इतना कट्टरपंथी बनाया कि वो न जान लेने से डरे और न जान देने से। डॉक्टर उमर को तो इसकी जीती जागती मिसाल माना गया, जिसने दिल्ली के लाल किले के पास कई मासूमों की जान ले ली और खुद की भी जान दे दी। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को अपना शिकार बनाता था। उसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी भी सामने आई है, जिसे देखकर समझ आ गया कि दिल्ली को दहलाने के लिए कौन कौन और कैसे कैसे काम कर रहा था। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आकाओं के संपर्क में था और खुद जम्मू कश्मीर के शोपियां से ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली धमाकों के आरोपी शाहीन को मौलवी इरफान ने फाइनेंस और दूसरे सदस्यों से संपर्क के लिए कहा और फिर उसने डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को धमाकों को अंजाम देने की और जरूरी सामान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने मेवात में बैठे इमाम से विस्फोटक लिया और मदरसी नाम के एक आदमी से डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को लोकल सपोर्ट मिला। इस तरह दिल्ली धमाके की पूरी साजिश रची गई। खबर आई है कि मौलवी इरफान अहमद कई डॉक्टरों से बातचीत कर रहा था। उसी ने ये पूरा नेटवर्क तैयार किया, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि इस मॉड्यूल में सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टरों को शामिल किया गया, जिनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया और फिर समय आने पर उन्हें आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों के ब्रेन वॉश के लिए उन्हें जैश ए मोहम्मद के आकाओं के वीडियो भी दिखाए गए। मौलवी इरफान ने सबसे पहले डॉक्टर शाहीन की मदद ली, क्योंकि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सक्रिय थी, और फिर धीरे धीरे डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़कर एक नेटवर्क तैयार किया। सूत्र ये भी बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद के कुछ हैंडलर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थे और कुछ तुर्की में। खुफिया सूत्रों से मिली यह जानकारी इशारा करती है कि दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद था, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बैठे डॉक्टरों को इतना कट्टरपंथी बना रहा था कि वो मरने और मारने पर उतर आए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको हरदोई की खबर बताते हैं, जहां पर चोरों ने थानाध्यक्ष के सरकारी घर पर निशाना उसको बनाते हुए हाथ साफ किया है। चोरों ने करीब 35 लाख के जेवरों पर हाथ साफ किया है। चोरों ने सवायजपुर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार के पुलिस लाइन में सरकारी आवास में चोरी की है। यह घटना 9 नवंबर की है। चोर पीछे की दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे थे। एसपी ने लापरवाही के आरोप में गेट पर ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। केस दर्ज कर लिया है। पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। सरकारी आवासीय मकान में जो एक सब इंस्पेक्टर का है, उसमें विगत दिनों चोरी हुई है। इस चोरी के लिए पुलिस द्वारा कई टीमें गठित की गई हैं, जो घटना का अनावरण के लिए प्रयास कर रही हैं, जिसमें उनके काफ़ी आभूषण गए हैं। पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय द्वारा कुछ कर्मचारियों की लापरवाही पाते हुए 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। खबर संभल से है, जहां पर पुलिस ने गुम हुए 113 मोबाइल फोन बरामद किए और इन मोबाइल कीमत जो बताई जा रही है, इनकी 50 लाख रुपए बताई जा रही है। CIR पोर्टल पर मोबाइलों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मोबाइल मालिक, जिनको ASP ऑफिस बुलाया गया और इनके मोबाइल इनको वापस लौटाए गए।
मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस की सराहना की, धन्यवाद दिया। 13 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 45 से 50 लाख होगी को बरामद किया है। उन्हीं मोबाइल्स को आज उनके जो एक्चुअल होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सब ने यहाँ उन सभी को यहाँ बुलाया हुआ है। ये सभी मोबाइल फ़ोन को बरामद करने के लिए हमने CIR पोर्टल का मदद ली है और मेरा अनुरोध भी है कि किसी भी व्यक्ति का अगर CIR कोई मोबाइल गुम हो जाता है तो वह स्वयं भी CIR पोर्टल पर अपलोड कर सकता है और थाने भी अगर वो अपनी गुमशुदगी दर्ज कराने आता है तो अनुरोध करे और जब तक उसको रिक्वेस्ट ID ना मिले CIR पोर्टल की वो ना जाए। और आइए अब आपको बताते हैं कि गूगल मैप गाड़ी चलाने वालों को रास्ते के साथ सड़कों की गति सीमा भी बताएगा। यूपी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत हो चुकी है इसकी। बाकायदा गूगल और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने समझौता किया है। आपको बता देते हैं कि स्पीड लिमिट का उद्देश्य सड़कों को आम आदमी की यात्रा को सुरक्षित बनाना है। सड़कों पर 50% तक हादसों को कम करने का टारगेट रखा गया है। हम लोगों का माह नवंबर में यातायात सुरक्षा माह पूरे प्रदेश में चल रहा है। DGP साहब के निर्देशानुसार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप सेफ विजन सेफ रोड हम अपने इस इनिशिएटिव्स के माध्यम से अपने इन्फोर्समेंट के माध्यम से सभी सड़कों को नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, इसके लिए आज की ये नवीन नवाचार प्रारंभ किया जा रहा है। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में जितनी भी हमारी रोड्स हैं सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है, सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज़ के आदेशों के अनुरूप उसकी भी मार्किंग करवाई गई है और आज से ये रोल आउट हो गया है। बढ़ते हैं आगे, मथुरा की खबर आपको बताते हैं जहां वृंदावन में मथुरा भंडारण पहुंचे हैं और मधुर भंडारकर यहां पहुंचे, जहां पर उन्होंने वृंदावन में पहुंचकर बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है। साथ ही आपको बताएं कि आने वाली उनकी जो फिल्म है उसकी सफलता के लिए उन्होंने कामना की है, मन्नत मांगी है। दर्शन पूजन के बाद फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि जब समय मिलता है तब ठाकुर जी के दरबार में वो हाजिरी लगाने आ जाते हैं। आज भी मैंने यही प्रार्थना की है कि फिल्म में अच्छी सफलता मिले और सबसे अच्छा ये कि यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है वो अपने आप में एक बहुत ही अलग प्रकार का है और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं हमेशा बांके बिहारी आऊँ, यहाँ पे दर्शन वृंदावन आऊँ। राधे राधे। खबर देहरादून से अगली, जहां पर धामी कैबिनेट ने देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत सभी परिवारों की एक यूनिक फैमिली ID बनेगी। डेटाबेस के आधार पर लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो वहीं आपको बताएं कि एक क्लिक पर सरकार के पास भी सभी परिवारों का डेटा होगा। सुनील लप्रभात से इस पर और जानकारी लेंगे। सुनील लप्रभात, आज कैबिनेट की जो अहम बैठक हुई थी सुबह 11 बजे, देवभूमि परिवार योजना को लेकर मंजूरी दी गई है। इस योजना के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये देवभूमि परिवार योजना है। ये ठीक उसी तरह का एक कार्ड बनेगा जिस तरह से अभी तक परिवार रजिस्टर होता था या राशन कार्ड होता था। इसमें पूरे परिवार का डेटाबेस तो होगा ही, साथ साथ एक यूनिक ID भी इस पर अटैच होगी और यदि आप उस ID को ओपन करते हैं तो आपको तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आप लाभार्थी बन सकते हैं उनकी डिटेल जानकारी इसमें होगी। तो इसके साथ साथ ये भी जानकारी होगी कि अभी तक आप कितने प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं और जो शेष योजनाएं हैं आप किन किन और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक ही क्लिक पर आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इसमें चूंकि पूरे परिवार का डेटाबेस होगा कि एक परिवार में कितने मेंबर हैं, किस उम्र के हैं, पूरा डेटाबेस इस कार्ड के अधीन होगा। तो विपक्ष का ये कहना है कि सरकार के पास सीधा इस बात की एक्सेस होगी। जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात।